अच्छा, फोर ब्रेन में सेरिब्रम के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं? देखिए, फोर ब्रेन में दूसरी मेन चीज़ होती है डायंसेफ्लॉन। मगर इसी के साथ साथ यहाँ पर फोर ब्रेन में बेसल गैंग्लिया भी होता है, बेसल गैंग्लिया। और एक और चीज़ होती है, दैट इज़ लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम। तो इसका मतलब फोर ब्रेन में और हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है डायंसेफ्लॉन, हमें पढ़ना है बेसल गैंग्लिया, और हमें पढ़ना है लिम्बिक सिस्टम। ये चीज़ें भी फोर ब्रेन में आती हैं। सबसे पहले हम डायंसेफ्लॉन की बात करते हैं। तो डायंसेफ्लॉन अगर आप ब्रेन में देखेंगे ना डियर, तो आगे हम डायग्राम ज़रूर बनाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफली दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। ये कॉर्पस कैलोसम, जो फिब्रस नर्व ट्रैक्ट आपको बताया था, वो इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, उसके जस्ट नीचे से आपको दिखाई देगा इस तरह से डायंसेफ्लॉन। ये डायंसेफ्लॉन है पूरा। ठीक है, अब डायंसेफ्लॉन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर जो पार्ट है, ये जिसे आप कहते हो रूफ ऑफ डायंसेफ्लॉन, ये रूफ ऑफ डायंसेफ्लॉन है, या इसी को आप कह सकते हो एपिथैलेमस। ये डायंसेफ्लॉन की छत है, जिसे एपिथैलेमस हम कह रहे हैं। इसके पास इस तरह से एक पीनियल स्टॉक होता है, जिसके ऊपर पीनियल ग्लैंड लगा हुआ होता है। ये है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो ब्लू कलर से बना है वो डायंसेफ्लॉन है। डायंसेफ्लॉन का जो रूफ है, दैट इज एपिथैलेमस, और एपिथैलेमस हैज़ गॉट द पीनियल स्टॉक ऑन विच द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड। ये इसका पीनियल स्टॉक है जिस पे पीनियल ग्लैंड होता है। ये बीच का जो पूरा पोर्शन है यहाँ पर, वो आप कह सकते हो कि दिस इज थैलेमस। ये पूरा पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन ये थैलेमस है। ठीक है, और जो इसका फ्लोर होता है, यू कुड से दिस इज द फ्लोर। ये फ्लोर होता है इसका पूरा। ये जो फ्लोर है, दिस इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये फ्लोर है जिसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। तो आपने देखा छत जो है वो एपिथैलेमस है डायंसेफ्लॉन की, ये पूरा थैलेमस ही है, और ये इसका जो फ्लोर है दैट इज़ हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के साथ आप जानते हो जुड़ा रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड। और ऊपर जो हमने बनाया हुआ है वो आप जानते हैं, दिस इज कॉर्पस कैलोसम। कैलोसम, ये कॉर्पस कैलोसम है। तो एक आइडिया आपको मिल गया कि डायंसेफ्लॉन किस तरह से होता है। अब एक एक को डिस्कस करते हैं इसमें और लिखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए एपिथैलेमस। एपिथैलेमस, एपिथैलेमस जो होता है वो रूफ होता है डायंसेफ्लॉन का, और ये पायामीटर के साथ फ्यूज़ कर जाता है। ये पायामीटर के साथ फ्यूज़ कर जाता है। दिस इज से पायामीटर, आपको याद होगा पायामीटर जो है ना, वो सबसे अंदर वाली मेनिंजेस हैं जो हाईली वेस्कुलर होती है, जिसमें ब्लड सप्लाई बहुत ही ज़्यादा होती है, उसी को हम पायामीटर कहते हैं। तो ये एपिथैलेमस, क्योंकि सबसे नीचे की जो मेनिंजेस हैं, मेनिंज है वो पायामीटर ही है, वो इस एपिथैलेमस के साथ जगह जगह फ्यूज़ कर जाती है। इस तरह से मैंने ब्लैक कलर से बनाया, मगर पायामीटर हाईली वेस्कुलर होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, तो रेड इन कलर होगा। वो एपिथैलेमस से जगह जगह फ्यूज़ करके वो बनाती है एंटीरियर एंटीरियर कोरॉइड प्लक्सेस। तो जहाँ भी एपिथैलेमस पायामीटर से फ्यूज़ करता है, बनता है एंटीरियर कोरॉइड प्लक्सेस। ये हाईली वेस्कुलर होती हैं और ये सीक्रेट करती हैं CSF। एक पोस्टीरियर कोरॉइड प्लक्सेस भी बनेगी, वो मेडुला से बनेगी, आगे हम बताएंगे। तो इसका मतलब एपिथैलेमस फ्यूजेस विथ पायामीटर टू फॉर्म एंटीरियर कोरॉइड प्लक्सेस विच सीक्रेट CSF, पहली बात। दूसरी बात, इस पे पीनियल स्टॉक है जिससे पाइनियल ग्लैंड लगा हुआ है। पीनियल ग्लैंड जो है एंडोक्राइनिन फंक्शन होता है, और खुद एपिथैलेमस को हम कहते हैं नॉन नर्वस रूफ ऑफ थैलेमस। उसका नॉन नर्वस फंक्शन है।
क्योंकि एपिथैलेमस का एक फंक्शन तो है CSF का सीक्रेशन करना और दूसरा फंक्शन है पीनल ग्लैंड को रेज करके रखना एक स्टॉक पे, जो कि पीनल स्टॉक होता है। तो एपिथैलेमस के बारे में लिखिए, एपिथैलेमस इज नॉन नर्वस रूफ ऑफ थैलेमस। एपिथैलेमस इज नॉन नर्वस रूफ ऑफ थैलेमस, full stop. Next line, epithalamus fuses with pyometer, epithalamus fuses with pyometer to form anterior choroid plexus, to form anterior choroid plexus which secretes CSF, which secretes CSF, full stop. It has a stalk known as pineal stalk, it has a stalk known as pineal stalk on which pineal gland is raised, या on which pineal gland is present, on which pineal gland is present. Pineal gland is endocrine in function, pineal gland is endocrine in function. ये बात होगी एपिथैलेमस की, जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो बात हमने यहाँ पे कर ली। नेक्स्ट है थैलेमस। अब थैलेमस का क्या काम है? थैलेमस क्या होता है ना कि जो लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन है, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आता है और अप्रोप्रिएट पार्ट जो होता है फोर ब्रेन का, स्पेशली सेरिब्रम, उसको इंफॉर्मेशन दे देता है एसेस करने के लिए। इसका मतलब आप कह सकते हो कि थैलेमस रिलेज इम्पल्सेस और इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन टू सेरिब्रम, वो सेरिब्रम को दे देता है, ये इसका काम होता है। हालांकि लिमिटेड सेंसरी अवेयरनेस ऑफ पेन, टच, प्रेशर, टेम्परेचर इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ थैलेमस। लिमिटेड लेवल तक पेन, टच, प्रेशर और टेम्परेचर का जो अवेयरनेस है वो भी थैलेमस का काम होता है, पर मेन काम ये पैराइटल लोब का होता है, तो उस बात को हम लिखेंगे ही नहीं ताकि कोई कन्फ्यूजन हमें रहे ही ना। तो थैलेमस हेडिंग डाल लीजिए, थैलेमस, थैलेमस रिलेज सेंसरी इम्पल्सेस, थैलेमस रिलेज सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम हिंड ब्रेन टू सेरिब्रम, फ्रॉम हिंड ब्रेन टू सेरिब्रम, यही थैलेमस का काम है। थैलेमस की बात खत्म। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर डायनसेफलॉन का, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये ब्रेन का। देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये 4 ग्राम का है केवल, छोटा सा, 1/300 पार्ट ऑफ ब्रेन, मतलब बहुत ही छोटा है, मगर इसके काम बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े काम करता है हाइपोथैलेमस। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो कई सारी विसरल एक्टिविटीज़ को ये जो है गवर्न करता है, साथ ही साथ ये बॉडी टेम्परेचर को 37 डिग्री पर कांस्टेंट रखता है, ये बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन रखता है, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है, ये काम भी हाइपोथैलेमस का है। केवल इतना ही नहीं, जो इसके न्यूक्लियाई हैं, न्यूक्लियाई का मतलब यहाँ पे न्यूरॉन से ही है कि हाइपोथैलेमस में जो न्यूक्लियाई हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूरॉन्स इन हाइपोथैलेमस। द न्यूक्लियाई इन हाइपोथैलेमस डायरेक्ट्स द बॉडी टू ईट, टू ड्रिंक, टू गेट एंग्री, टू कीप कूल, टू मेक लव एंड सो ऑन। ये सारा काम हाइपोथैलेमस का है। इसका मतलब भूख लगना, प्यास लगना, भूख पूरी हो जाने के बाद उसकी सूचना देना, प्यास खत्म हो जाने के बाद उसकी सूचना देना, गुस्सा आना, गुस्से को कंट्रोल करना, एंड टू मेक लव, ये सारे काम हाइपोथैलेमस के। केवल इतना ही नहीं, ये इसका कनेक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, जिससे बॉडी की ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को भी गवर्न करता है। इसका मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। केवल इतना ही नहीं, ये इम्पल्सेस भेजता है हार्ट और लंग्स को, या आप कहिए सर्कुलेटरी हार्ट और रेस्पिरेटरी सेंटर्स को, व्हेनेवर दे आर रॉन्ग। असल में जो कार्डियक एक्टिविटी है, हार्ट की एक्टिविटी और रेस्पिरेशन एक्टिविटी, वो गवर्न करता है मेडुला। मेडुला का काम होता है कि रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उसको मेडुला गवर्न करता है। मगर जब कभी मेडुला गलती करता है, चाहे वो हार्ट बीट का मामला हो या ब्रीदिंग का मामला हो, गलती जब करता है तब हाइपोथैलेमस उनको डायरेक्शन भेजता है, इम्पल्स भेजता है कि भैया गलत है, सही कर लो। मतलब कंट्रोल तो मेडुला करता है, पर अगर गलती हो जाए तो हार्ट और रेस्पिरेशन को भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है हाइपोथैलेमस, और इसीलिए इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हाइपोथैलेमस के बारे में लिखिए, एज द नेम इंडिकेट्स, हाइपोथैलेमस एज द नेम इंडिकेट्स इट नेसल्स, या प्रेजेंट मतलब वही हुआ,
It nestles at the floor of diencephalon. It nestles at the floor of diencephalon. Full stop. It is only 4 gram. It is only 4 gram, that is 1/300th part of brain. That is 1/300th part of brain, and is highly vascularized. Full stop. It integrates and controls the visceral activities. It integrates and controls the visceral activities. Full stop. It maintains homeostasis. It maintains homeostasis and the body's internal equilibrium. And the body's internal equilibrium. And the body's internal equilibrium. Full stop. Next लाइन में लिखिएगा the nuclei of hypothalamus. The nuclei of hypothalamus. The nuclei of hypothalamus directs the body to eat, comma, to drink, comma, to get angry, to keep cool, to make love, and so on. To make love and so on. To make love and so on. Full stop. Next line. They maintains the body temperature roughly at 37 degrees Celsius. They maintains the body temperature roughly at 37 degrees Celsius by a complex thermostat mechanism. By a complex thermostat mechanism. Thermostat mechanism. Full stop. आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में through its connection with pituitary gland. Through its connection with pituitary gland, hypothalamus regulates growth and reproduction. Hypothalamus regulates growth and reproduction. Full stop. अब आखिरी पॉइंट लिख लेते हैं जो हार्ट को और रेस्पिरेशन को इम्पल्सेस भेजता था जब वो गलत होते थे तब. तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए इट ऑल्सो सेंड्स इम्पल्सेस फॉर हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन. It also sends impulses for heartbeat and respiration to correct them. To correct them. उनको करेक्ट करने के लिए भी ये इम्पल्सेस भेजता था. बात समझ गया आप? ठीक है. तो इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई डायनसेफलॉन की. अब हम बात करते हैं बेसल गैंग्लिया की. बेसल गैंग्लिया. गैंग्लिया. बेसल गैंग्लिया. अब बेसल गैंग्लिया क्या है? असल में कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई या कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स एट द बेस ऑफ कॉर्टेक्स या सेरिब्रम इज़ द बेसल गैंग्लिया. क्या होता है कि जैसे ये सेरिब्रम है तो इसका बेस बहुत डेंस नहीं होता. यहाँ पर डेंसिटी कम होती है न्यूरॉन्स की. इस जगह पे मान लीजिए तो कम डेंसिटी वाले न्यूरॉन ज़रूर हैं, पर इनके कलेक्शन को, दीज आर दी कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स का कलेक्शन है. ये जो न्यूरॉन्स का कलेक्शन है एट द बेस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, आप कह लो ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स का पोर्शन है, इसके बेस पे भी न्यूरॉन मिल रहे हैं, उसी को हम कहते हैं बेसल गैंग्लिया. तो बेसल गैंग्लिया क्या हुआ, लिख लीजिए कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स एट द बेस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स. कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स एट द बेस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज नोन एज बेसल गैंग्लिया. The largest being corpus striatum. जो सबसे बड़ा इसमें होता है ना वो corpus striatum होता है. The largest being corpus striatum. देखिए हमें इन न्यूक्लिया के नाम नहीं जानने हैं, मगर फिर भी ये सबसे बड़ा न्यूक्लिया होता है. ये कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स का सबसे बड़ा, इसीलिए इसका नाम हम लिख ले रहे हैं. कॉर्पस स्ट्रैटम इसमें सबसे बड़ा होता है. अब ये करते क्या है बेसल गैंग्लिया? ये ऑटोनॉमिकली कई सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं. इसका मतलब अनकॉन्शियस लेवल पे कई सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं. अगर कॉर्पस स्ट्रैटम की बात करें स्पेसिफिक,
तो ये स्टीरियोटाइप बिहेवियर्स को ऑटोनॉमिकली कंट्रोल करता है। इसका मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरा अपने आप हैंड मूव कर रहा है, दूसरे टीचर का अलग तरह से मूव करता है, किसी का एकदम अलग तरह से मूव करता है, हर आदमी की बॉडी का पैटर्न अलग है, उसका स्टीरियोटाइप बिहेवियर होता है। ये जो स्टीरियोटाइप बिहेवियर है इसको कंट्रोल करता है कौन? कॉर्पस स्ट्रैटम। द लार्जेस्ट बीइंग कॉर्पस स्ट्रैटम, फुल स्टॉप। आगे लिखिए, बेसल गैंग्लिया कंट्रोल्स many activities at subconscious level. Basal ganglia controls many activities at subconscious level or autonomically. फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, कॉर्पस स्ट्रैटम क्या करता है बताया? स्टीरियोटाइप बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो ज़रा लिखिए, कॉर्पस स्ट्रैटम कंट्रोल्स स्टीरियोटाइप बिहेवियर। कॉर्पस स्ट्रैटम कंट्रोल्स स्टीरियोटाइप बिहेवियर। फुल स्टॉप। आगे लिख लीजिए, अदर बेसल गैंग्लिया परफॉर्म एट सबकॉन्शियस लेवल। Other basal ganglia perform at subconscious level learned pattern of movements. Learned pattern of movements. Learn pattern of movements. For example, slow and fast paddling, slow and fast typing, etc. Slow and fast paddling, slow and fast typing, etc. देखिए, हम सीख ज़रूर लेते हैं, हमने टाइपिंग सीखी, मगर सीखते समय हमें बहुत टाइम लगता है। पर एक बार हमने सीख लिया, प्रैक्टिस हो गई, तो उसके बाद हम ऊपर स्क्रीन पे देखते हैं अपने आप टाइपिंग पे चलता है। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? यही बेसल गैंग्लिया। हम पैडलिंग कर रहे हैं, आगे भीड़ दिखती है, हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक दिखता है, अपने आप पैडल धीमे हो जाते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता, कॉन्शियस लेवल पे एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो ये काम करते हैं बेसल गैंग्लिया। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप टाइपिंग से समझ सकते हो कि एक बार प्रैक्टिस हो गई तो आपका हाथ अपने आप वहाँ चला जाता है। अगर आप दिमाग लगाने लगें, अपने फोरबिन का इस्तेमाल करें, सेरिब्रम का, तो एक एक लेटर देखना पड़ेगा और बहुत टाइम लगेगा टाइपिंग में, नीचे ऊपर हर जगह देखेंगे। पर एक बार ये आपको सीख गए, लर्न पैटर्न हो गया, तो ऑटोनॉमिकली इसको कंट्रोल कर लेंगे कौन? बेसल गैंग्लिया। कौन कर लेंगे? बेसल गैंग्लिया। अब अगर इन बेसल गैंग्लिया में दिक्कत आती है तो उससे ये दो इम्पॉर्टेंट बीमारियां हो सकती हैं। एक होती है पार्किंसंस डिजीज़, या इसी को हम कहते हैं पैरालिसिस एजिटेंस। ठीक है, ये कैसे होता है ज़रा उसको समझते हैं। ये एक बेसल गैंग्लिया का कोई एक न्यूरॉन है, इसमें एक रीज़न होता है पर कंपैक्टा। ये एक रीज़न है पर कंपैक्टा। देखिए, आपको इतनी डिटेल की ज़रूरत नहीं, पर समझने के लिए बताना ज़रूरी है। ठीक है, ये जो न्यूरॉन है इसका नाम होता है सब्सटेंशिया निग्रा। जैसे सबसे बड़ा जो बेसल गैंग्लिया का न्यूरॉन है वो कॉर्पस स्ट्रैटम आपको बताया, वैसे ही एक और न्यूरॉन होता है जिसका नाम होता है सब्सटेंशिया निग्रा। दिस इज़ द पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया। इसमें रीज़न होता है पर कंपैक्टा। इस पर कंपैक्टा रीजन का काम होता है कि ये सीक्रेट करता है डोपामीन। ठीक है, क्या हो अगर ये पर कंपैक्टा रीजन बर्बाद हो जाए, डिस्ट्रैक्ट हो जाए, डिजेनरेट कर जाए, ख़राब हो जाए, डोपामीन का सीक्रेशन नहीं होगा, सीधी सी बात। और अगर डोपामीन का सीक्रेशन नहीं होगा तो ये बीमारी होगी। इसमें हाथ से नहीं रहेंगे, कांपते से रहेंगे, पैरालिसिस एजिटेंस इसको हम कहते हैं। तो आपने समझा कि आप यूँ कह सकते हैं कि पर कंपैक्टा रीजन ऑफ सब्सटेंशिया निग्रा जो एक न्यूरॉन है बेसल गैंग्लिया का, अगर उसका पर कंपैक्टा रीजन ख़राब हो जाए तो डोपामीन का सीक्रेशन नहीं होगा, जिससे बीमारी होती है। मगर आपसे क्वेश्चन सीधे से वो पूछेगा कि ये बीमारी किसकी कमी से होती है, तो डोपामीन के नॉन सीक्रेशन से होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ज़रा इस बात को लिख लीजिए, समझ गए होंगे आप। तो लिखिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ डोपामीन सीक्रेटिंग पर कंपैक्टा रीजन ऑफ सब्सटेंशिया निग्रा
per compacta region of substantia nigra leads to paralysis agitans, leads to paralysis agitans, leads to paralysis agitans, ठीक है, leads to paralysis agitans. हचिंसन्स कोरे, हचिंसन्स कोरे डिसीज इसमें क्या होता है, ये हचिंसन्स कोरे HUNTINGS कोरे डिसीज, ये भी बेसल गैंग्लिया में कमी की वजह से या गड़बड़ी की वजह से होता है। और इसमें दो जो है आप कह सकते हो न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है, एक तो एसिटाइल कोलिन और गाबा। तो आप लिख सकते हैं हचिंसन्स कोरे डिसीज अकर ड्यू टू नॉन सीक्रेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एंड गाबा. Hutchinson's Corey disease occur due to non-secretion of acetylcholine and GABA. Non-secretion of acetylcholine and GABA. ठीक है, अब बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम. लिम्बिक सिस्टम देखिए, लिम्बिक सिस्टम को हम कहते हैं कि इट इज़ फ्लेयर्ड लाइक अ विश बोन. विश बोन ऐसा इसलिए कहते हैं कि बर्ड में विश बोन आपने पढ़ी है, विश बोन वाई शेड बोन होती है, ये भी रफली वाई शेड होता है, इसीलिए हम कहते हैं फ्लेयर्ड लाइक अ विश बोन. जो बर्ड में वाई शेड बोन होती है उसी को हम विश बोन कहते हैं. ठीक है, और उसी के लिए या उसको फर्कुला नाम भी हम देते हैं, वैसा ही दिखता है, इसीलिए हम कहते हैं कि विश बोन जैसा है, बर्ड की फर्कुला जैसा है, क्योंकि रफली वाई शेप्ड होता है. कैसा होता है अगर इसे हम देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है. इसमें दो लिप्स होते हैं, ये लोअर लिप और एक अपर लिप इसमें ऐसे होता है, ये अपर लिप, दो लिप होते हैं इसमें. तो ये रफली वाई शेप्ड होता है, इसे हम कहते हैं फेयर्ड लाइक का विश बोन और फर्कुला. और इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं वो देख लेते हैं. ये है लिम्बिक सिस्टम. इसमें ये पोर्शन होता है सेप्टम. ये सी हॉर्स की तरह दिखता है नीचे वाला लिप, तो इसीलिए इसको कहते हैं हिपोकैम्पस. हिपोकैम्पस. और ये जो ग्रीन पोर्शन आप देख रहे हैं जो दोनों लिप से जुड़ा हुआ है, इसे हम कहते हैं अमाइगडेला. अमाइगडेला. ये तीन मेन पार्ट होते हैं इसके. देखिए, लिम्बिक सिस्टम जो होता है ना, इसका ग्रेट कंट्रोल होता है बॉडी के बिहेवियर पे. किसी पर्सन का बिहेवियर कैसा है, वो जल्दी गुस्सा हो जाता है, देर में गुस्सा होता है, या बहुत पेशेंस रखता है, गुस्सा नहीं होता, कैसा बिहेव करता है, ये सारी बातें लिम्बिक सिस्टम पे डिपेंड करती है. इसका मतलब लिम्बिक सिस्टम हैज़ ग्रेट कंट्रोल ओवर बॉडी बिहेवियर. इसका ग्रेट कंट्रोल होता है. लिम्बिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये तीन चीज़ें दिख ज़रूर रही हैं, मगर इसमें असल में हाइपोथैलेमस भी इंक्लूड होता है. हाइपोथैलेमस को भी इंक्लूड करते हैं लिम्बिक सिस्टम में, क्योंकि हाइपोथैलेमस का भी बॉडी के बिहेवियर पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. तो आप कह सकते हो हाइपोथैलेमस, हिपोकैम्पस, अमाइगडेला, सम न्यूक्लियाई ऑफ थैलेमस. कुछ थैलेमस के न्यूक्लियाई भी होते हैं, सम न्यूक्लियाई ऑफ बेसल गैंग्लिया कॉन्स्टिट्यूट द लिम्बिक सिस्टम. इन सबको मिला के लिम्बिक सिस्टम बनता है. तो ज़रा इसको ज़रा लिखिए, इस बात को लिखिए. लिम्बिक सिस्टम फ्लेयर्ड लाइक अ विश बोन. ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, इसको बना लीजिए और उसके बाद लिखिए फ्लेयर्ड लाइक अ विश बोन. फ्लेयर्ड लाइक अ विश बोन limbic system has great effect on your behavior. Limbic system has great effect on your behavior. Great control on your behavior. आगे लिखे लिम्बिक सिस्टम includes
लिम्बिक सिस्टम इंक्लूड्स हाइपोथैलेमस, अमागडेला, हिपोकैम्पस, सेप्टम, एंटीरियर न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस and some nucleus of basal ganglia, and some nucleus of basal ganglia, and some nucleus of basal ganglia. एक्चुअली ये जो लिम्बिक सिस्टम है इसमें हाइपोथैलेमस भी आ गया और थैलेमस के भी न्यूक्लिया आ गए, बेसल गैंग्लिया के भी न्यूक्लिया आ गए, इन सब के साथ ये जुड़ा रहता है। साथ ही साथ ब्रेन के नीचे वाले पार्ट, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को भी ये सिग्नल्स भेजता है और उनकी मदद लेकर ये बॉडी के बिहेवियर को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। ये बात और समझ में आएगी अगर हम एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे पार्ट को ख़त्म कर लेते हैं। ये 3 पार्ट अलग अलग लिखते हैं। सेप्टम की अगर आप बात कीजिए, इट हैज़ सेंटर फॉर सेक्सुअल अराउजल, इट हैज़ सेंटर फॉर सेक्सुअल अराउजल, सेप्टम, बात ही ख़त्म। अब बात करते हैं अमागडेला की। अमागडेला जो है अमागडेला ये एलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर है एंड इट इज़ अटैच टू बोथ द लिप्स, ये दोनों लिप्स के इनर साइड से अटैच होता है। अमागडेला को हम कहते हैं डिफेंस काजल ऑफ द बॉडी। डिफेंस काजल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें ये बचाता है, हमारी बॉडी को बचाता है। कैसे? अगर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आपको बहुत गुस्सा आ जाए उस व्यक्ति पर जो आपसे 4 गुना ज़्यादा मजबूत हो या 2 गुना ज़्यादा मजबूत हो, और आप गुस्से को कंट्रोल ना कर पाएँ और जाके बोलें क्या भाई क्या, और वो आपकी हड्डियाँ तोड़ दे, तो सीधी सी बात है आपकी बॉडी का डिफेंस टूट गया। ये ऐसा नहीं होने देता अमागडेला, इसीलिए इसको डिफेंस काजल बोलते हैं, बिकॉज इट रिमेंबर्स फियर। ये डर को याद दिलाता है कि भैया पिट जाओगे, हड्डियाँ टूट जाएंगी। और ये एंगर को कंट्रोल करता है। तो एंगर को कंट्रोल करना, जिनमें भी अमागडेला ज़्यादा विकसित है उनको बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता, ये एंगर को कंट्रोल करता है, उन्हें डर भी दिलाता है कि भैया पिट जाओगे, मार खा जाओगे, बॉडी टूट जाएगी। इस वजह से भी आदमी अपने एंगर को रोक लेता है। एंगर आदमी कहाँ एक्सप्रेस करता है? जहाँ उसे पता होता है कि नुकसान नहीं होना। अगर ज़रा भी पता हो कि बहुत नुकसान हो जाएगा तो वहाँ आदमी चुपचाप, कितना भी एंग्री मैन हो, और गुस्से को रोक ही लेता है, बशर्ते कि उसका अमागडेला बिल्कुल वेस्टिजियल ही ना हो गया हो तो। ठीक है, तो इट रिमेंबर्स जो है फियर एंड इट कंट्रोल मूड, स्पेशली एंगर एंड रेज। वो गुस्सा, इसमें लड़ाई कर लेते हैं, मारधाड़ कर लेते हैं, उसको भी कंट्रोल करता है। लिखिए ज़रा इस बात को, अमागडेला इट इज़ आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर, it is almond shaped structure which is known as defense castle of the body। ये दोनों लिप से जुड़ा हुआ है, चित्र में दिख रहा है। आगे एक और हम चित्र या फिगर बनाएंगे और समझ में आएगा। It is known as defense castle of the body, full stop। It remembers fear, it remembers fear and control mood, especially anger and rage। It remember fear and control mood, especially anger and rage, anger and rage। हिपोकैम्पस, हेडिंग डालीजिए हिपोकैम्पस। एक मूवी आई थी गजनी, इफ़ यू रिमेंबर, तो सर पे रॉड पड़ गई थी आमिर खान के, तो यही डिस्ट्रैक्ट हो गया था हिपोकैम्पस। उसको 15 मिनट तक चीज़ें याद रहती थी, 15 मिनट बाद वो सारी चीज़ें भूल जाता था, कुछ याद नहीं रहता था उसको, क्योंकि हिपोकैम्पस पे चोट लग गई थी, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था। इसका मतलब हिपोकैम्पस वो चीज़ है जो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देता है। अभी जो मेरी बात हो रही है आपसे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ये मुझे अगले कई दिनों तक याद रहता है, क्योंकि इस मेमोरी को हिपोकैम्पस मेरे ब्रेन में फाइल बना के रख देगा। अगर हिपोकैम्पस नहीं होगा तो हम जो भी काम कर रहे होंगे वो 10-15 मिनट बाद हमें भूल जाएगा 10-15 मिनट पहले हम क्या कर रहे थे। वी वॉन्ट बी एबल टू रिमेंबर दैट। तो इसका मतलब हिपोकैम्पस जो है ना, इट कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। इट इज़ अ टाइप ऑफ रिकॉल इंडेक्स ऑफ द बॉडी। रिकॉल करता है चीज़ों को, इंपॉर्टेंट चीज़ है हिपोकैम्पस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। हालांकि इट हैज़ स्ट्रेंज मिक्स ऑफ मेमोरी एंड स्मेल, स्मेल को भी याद रखता है, मेमोरी को रिलेट करता है स्मेल से, ये भी इसके साथ है हिपोकैम्पस के साथ। तो ज़रा लिखिए हिपोकैम्पस। ये सी हॉर्स की तरह दिखता है थोड़ा सा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हिपोकैम्पस। लिखिए, इट कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, which is the most important thing for hippocampus, and this is the question which is going to be asked in the examination। वो पूछेगा शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में कौन बदलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हिपोकैम्पस इट कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, फुल स्टॉप। इट हैज़ ए स्ट्रेंज मिक्स ऑफ स्मेल एंड मेमोरी, इट हैज़
इट हैज़ स्ट्रेंज मिक्स ऑफ स्मेल एंड मेमोरी, स्मेल एंड मेमोरी। तो ठीक है, ये बात हो गई लिम्बिक सिस्टम की। ये फॉग लाइक सिस्टम है। आगे हम ब्रेन का डायग्राम बना लेते हैं, अब उसमें भी दिखा देंगे। एग्जैक्टली दिखता तो नहीं है, मगर मैं कुछ इनोवेटिव डायग्राम बनाऊंगा अपने हिसाब से, थोड़ा आपको दिखाने के लिए अपनी तरफ से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि एग्जैक्टली चीज़ें कहाँ होती हैं, और वो मैं आपको समझा दूंगा, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका मतलब लिम्बिक सिस्टम में सेप्टम, अमागडेला, हिपोकैम्पस, ये सब तो आए ही, साथ ही साथ आप जानते हो हाइपोथैलेमस भी इसमें इंक्लूडेड होता है, प्लस सम न्यूक्लिया ऑफ थैलेमस एंड सम न्यूक्लिया ऑफ बेसल गैंग्लिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन लिम्बिक सिस्टम। तो अब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये हमने यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर दिया है ब्रेन का, और उसमें जो डिफरेंट पोर्शंस हैं उनको भी मार्क कर लिया है हमने। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी तक आपको फोर ब्रेन के बारे में बताया। तो फोर ब्रेन में दिस इज़ सेरिब्रम, ये सेरिब्रम हमें दिखाई दे रहा है। फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब इस जगह पे आता है। ठीक है, ये है कॉर्पस कैलोसम, जो कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फेयर को आपस में जोड़ के रखता है। दिस इज कॉर्पस कैलोसम। आपको बताया था कि एंटीरियर पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोसम इज कर्व्ड एंड दिस एंटीरियर पार्ट इज नोन एज जीनू। ये जो कर्व्ड एंटीरियर पोर्शन है कॉर्पस कैलोसम का, उसे कहते हैं जीनू, जबकि जो पोस्टीरियर पार्ट है दैट इज नोन एज स्प्लीनियम। सो द एंटीरियर कर्व पार्ट ऑफ कॉर्पस कैलोसम इज नोन एज जीनू, वेयर एज पोस्टीरियर पार्ट इज नोन एज स्प्लीनियम। पोस्टीरियर पार्ट को हम स्प्लीनियम कहते हैं। ठीक है, फोर ब्रेन में सेरिब्रम के अलावा आता है डायनसेफेलॉन। यहाँ ये पूरा पोर्शन जो है ना, वो डायनसेफेलॉन को ही बता रहा है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली डायनसेफेलॉन शो नहीं किया, क्योंकि हमने लिम्बिक सिस्टम को भी यहाँ पे शो किया अपने हिसाब से। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डायनसेफेलॉन है। ये रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन है विच इज़ एपिथैलेमस, जो हमने मार्क नहीं किया, परंतु अगर ये डायनसेफेलॉन है तो इसका रूफ जो होता है वो क्या होता है, एपिथैलेमस। ये एपिथैलेमस है असल में, आप चाहो तो उसे मार्क भी कर सकते हो। दिस वन इज एपिथैलेमस। यहाँ का जो पोर्शन है ये ऊपर वाला, ये पोर्शन असल में एपिथैलेमस है, एपिथैलेमस। ठीक है, रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन इज एपिथैलेमस। और एपिथैलेमस को अगर आप देखिए तो आपको लिखाया था अभी कि एपिथैलेमस फ्यूजेस विथ पायामीटर। ये पायामीटर के साथ फ्यूज़ कर जाता है और बनाता है एंटीरियर कोरॉइड प्लक्सेस विच सीक्रेट्स CSF। ये एंटीरियर कोरॉइड प्लक्सेस बनाता है जो CSF का, सेर्बोस्पाइनल फ्लूइड का सीक्रेशन करता है यहाँ पे। तो ये एपिथैलेमस हो गया रूफ। ये बीच का पोर्शन जो आप ये कुछ येलोइश कलर में देख रहे हो, दिस इज थैलेमस। ये जो पोर्शन है ना डियर, यही थैलेमस है। पूरा पोर्शन बीच का जो है, दिस इज थैलेमस। और थैलेमस लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन से इंफॉर्मेशन ले जाके वो सेरिब्रम को कंडक्ट करता है, काम है। और नीचे का जो पोर्शन हो जाता है फ्लोर ऑफ दिस डायनसेफेलॉन, दैट इज नोन एज हाइपोथैलेमस। जो फ्लोर है डायनसेफेलॉन का उसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस वो जुड़ा हुआ होता है नीचे जाके किससे, पिट्यूटरी ग्लैंड से। हाइपोथैलेमस का कनेक्शन वो इनफंडिबुलम से पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ होता है। वो हम आपको जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें बना के फिर से दिखाएंगे भी। तो हाइपोथैलेमस ये इनफंडिबुलम है, इसके थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट हो जाता है और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरी बात, जो फोर ब्रेन है उसमें होते हैं बेसल गैंग्लिया। हमने रफली ये पोजीशन बना दी है एट द बेस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं या कलेक्शन ऑफ न्यूक्लिया होते हैं उसे ही हम बेसल गैंग्लिया कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई हैं, दे आर नोन एज बेसल गैंग्लिया। आप जानते हो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बेस पे बहुत डेंस एरिया नहीं होता, मगर वहाँ फिर भी कई सारे कलेक्शन होते हैं न्यूरॉन्स के, और उन्हीं कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स को या हम यहाँ पे न्यूक्लियाई वर्ड भी यूज़ कर देते हैं, कलेक्शन ऑफ न्यूक्लियाई एट द बेस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज नोन एज बेसल गैंग्लिया है। ठीक है, न्यूरॉन या न्यूक्लिया दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसल गैंग्लिया है। इसके अलावा और क्या चीज़ बताई थी आपको फोर ब्रेन में, वो था आपका लिम्बिक सिस्टम। अब लिम्बिक सिस्टम में थैलेमस के कुछ न्यूक्लियस आते हैं, बेसल गैंग्लिया के कुछ न्यूक्लियस आते हैं।
हाइपोथैलेमस भी इंक्लूड होता है बेसल गैंग्लिया में, और ये बॉडी के मूड को कंट्रोल करता है, कई सारी चीज़ों को। तो यहाँ लिम्बिक सिस्टम हमने ड्रॉ कर रखा है। अगर आप लिम्बिक सिस्टम को देखें तो ये 2 लिप्स हैं, ये लोअर लिप है हिपोकैम्पस जैसा मैंने बना के दिखाया था, और ये है अमागडेला जो दोनों लिप से जुड़ा हुआ है, ये सेप्टम, और ये जो पोर्शन निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं फोर्निक्स। फोर्निक्स क्या करता है, हिपोकैम्पस जो चीज़ें मेमोराइज करता है ये उन मेमोरी के सिग्नल्स को ले जाता है और यहाँ मैमिलरी बॉडी को दे देता है। दिस इज़ मैमिलरी बॉडी फॉर दी प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ऑल दैट थिंग्स। जो भी चीज़ें हैं असल में केवल हिपोकैम्पस ही रिकॉल इंडेक्स नहीं है, हिपोकैम्पस अलॉन्ग विद फोर्निक्स एंड मैमिलरी बॉडी वो रिकॉल इंडेक्स है, क्योंकि हिपोकैम्पस चीज़ों को प्रोसेस करता है, उनकी फाइल बनाता है, और फोर्निक्स कई सारी याददाश्त को ट्रांसफ़र कर देता है मैमिलरी बॉडी पे, और वो भी उन याददाश्त को, उन यादों को, मेमोरी को जो है प्रोसेस करके रखते हैं ताकि भविष्य में आप उन मेमोरी का यूज़ कर सकें। इसका मतलब हिपोकैम्पस के क्वेश्चन में जनरली पूछा जाता है, पर अगर फोर्निक्स या मैमिलरी बॉडी आता है तो दे आर आल्सो रिलेटेड विद मेमोरी, बिकॉज द प्रोसेस द मेमोरी which hippocampus provides them, whether that is fornix or mammillary body, because from hippocampus fornix takes the information and gives it to mammillary body for processing। तो ये लिम्बिक सिस्टम पूरा हो गया। अमागडेला हिपोकैम्पस का फंक्शन मैं आपको बता ही चुका हूँ। फोर ब्रेन के बारे बाद में अगर आप देखें तो ये मिड ब्रेन है, बहुत छोटा सा और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसे हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 ना ये सॉलिड लोब्स होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। उसका फंक्शन आगे हम बताएंगे, पर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के बाद ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हो ये हिंड ब्रेन का है। हिंड ब्रेन में पॉन्स आता है, पॉन्स वेरोली जिसे हम कहते हैं। इसका मतलब होता है ब्रिज, क्योंकि ये सेरिबेलम और सेरिब्रम के बीच इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है, एक ब्रिज बनाता है, इसीलिए पॉन्स को हम कहते हैं ब्रिज। ये मेडुला का पोर्शन आ गया। जो मेडुला का रूफ है वो पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस बनाता है, विच ऑल्सो सीक्रेट्स CSF। ये भी सीक्रेट करता है CSF, सेर्बोस्पाइनल फ्लूइड। इसका मतलब रूफ ऑफ डायनसेफलॉन दैट इज एपिथैलेमस, it forms the anterior choroid plexus which secretes CSF, and roof of medulla it again joins with the pyometer। जो मेडुला का रूफ है वो भी पायोमीटर से जुड़ जाता है और जुड़ने के बाद बनाता है पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस जो कि CSF सीक्रेट करती है। इसका मतलब एपिथैलेमस और मेडुला के रूफ, मतलब थैलेमस का मेडुला, थैलेमस का रूफ क्या है, एपिथैलेमस। तो थैलेमस का रूफ और मेडुला का रूफ ये दोनों पायोमीटर से जुड़ जाते हैं, और पायोमीटर से जुड़ के ये एंटीरियर और पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस बनाते हैं जो कि सेर्बोस्पाइनल फ्लूइड का सीक्रेशन करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेरिबेलम की। यहाँ बात कर लेंगे तो आगे आपको थ्योरी में समझाना आसान होगा। अगर आप देखिए, सेरिबेलम इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिब्रम के बाद जो सबसे बड़ा पार्ट है ना वो सेरिबेलम ही है, और नाम भी मिलते जुलते हैं। आप कह सकते हो कि सेरिब्रम वो बड़ा भाई है तो सेरिबेलम उसका छोटा भाई है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। भाई क्यों कह रहा हूँ मैं? भाई इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों की शक्लें भी मिलती हैं। जैसे होता है ना भाई बहनों की और भाई भाई या बहन बहन की शक्ल मिलती है, क्योंकि एक ही जीन से बने होते हैं, पेरेंट एक ही होते हैं, वैसे यहाँ पर इनकी शक्ल भी मिलती है। कैसे? सेरिब्रम में बाहर ग्रे मैटर और अंदर वाइट मैटर होता है। सेरिबेलम में भी बाहर ग्रे मैटर है और अंदर वाइट मैटर, बाहर ग्रे मैटर और अंदर वाइट मैटर, जस्ट लाइक सेरिब्रम। वैसा ही है। हाँ, ये बात अलग है कि जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है उसमें 6 लेयर थी न्यूरॉन्स की, यहाँ पर सेरिबेलम में 3 लेयर होती है न्यूरॉन्स की, 6 लेयर नहीं होती। ग्रे मैटर की कितनी लेयर है? 3। सेरिब्रम में 6, सेरिबेलम में 3। ठीक है, इन 3 लेयर में से जो मिडिल लेयर होती है ना उसके अंदर फ्लास्क शेप न्यूरॉन्स होते हैं। फ्लास्क जैसा फ्लास्क होता है ना, फ्लास्क शेप न्यूरॉन्स होते हैं, और वो एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक सेल्स हैं इसके, क्योंकि फ्लास्क शेप न्यूरॉन्स हैं, एंड दे आर नोन एज परकिंजे सेल्स। तो क्या समझा आपने? सेरिबेलम की जो 3 लेयर हैं ग्रे मैटर की, उसमें से जो बीच की लेयर है, मान लीजिए 3 लेयर हैं, 1
ये दूसरी और ये तीसरी। तो जो बीच की लेयर है वहाँ पे फ्लास्क शेप सेल्स हैं, फ्लास्क शेप न्यूरॉन्स हैं। इन फ्लास्क शेप न्यूरॉन्स को हम कहते हैं परकिंजे सेल्स। क्या कहते हैं? परकिंजे सेल्स। एंड दे आर द कैरेक्टरिस्टिक सेल्स ऑफ सेरिबेलम। दे आर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल न्यूरॉन्स। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो न्यूरॉन होते हैं उनमें से एक होते हैं। कौन? परकिंजे सेल्स। ये मिडिल ग्रे लेयर में पाए जाते हैं सेरिबेलम के। ठीक है, परकिंजे फाइबर्स भी होते हैं, वो हार्ट में पाए जाते हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसके अंदर वाइट और ग्रे मैटर देखिए, ये ट्री लाइक जो है बनाते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। क्योंकि देखिए ट्री लाइक जो स्ट्रक्चर बन रहा है ग्रे और वाइट मैटर से, उसको कहते हैं आर्बर वाइटे। इस टर्म का मतलब भी जो ग्रीक टर्म है उसका मतलब होता है ट्री। ट्री से मतलब है ट्री और ब्रांचेस से। तो यहाँ ट्री और ब्रांचेस लाइक ऑर्गेनाइजेशन बन गई हैं ग्रे और वाइट मैटर से, उसी को हम कहते हैं आर्बर वाइटे। अच्छा, सेरिब्रम की तरह ही ये भी दो लेयर्स में डिवाइडेड है, या दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर। सेरिब्रम टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइडेड था, जस्ट लाइक सेरिब्रम। सेरिबेलम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर, राइट एंड लेफ्ट। यहाँ भी दो हेमिस्फीयर होते हैं। और जो यहाँ पे मिडिल रीजन होता है ना डियर, बीच वाला रीजन, वो वॉर्म लाइक होता है। ऐसा लगता है कोई वॉर्म हो, कोई हेलमिंथ हो। इस मिडिल रीजन को हम कहते हैं वर्मिस। तो आपने क्या जाना कि जस्ट लाइक सेरिब्रम, सेरिबेलम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर। द मिडिल रीजन इज वॉर्म लाइक एंड इट इज नोन एज वर्मिस। वो मिडिल रीजन वॉर्म लाइक होती है और उसे हम क्या कहते हैं? वर्मिस। इतना ही नहीं, सेरिबेलम से ये पेयर्ड नर्व ट्रैक निकलते हैं। ये सुपीरियर, ये मिडिल और ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स कहलाते हैं। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, मिडिल सेरिबेलर पेडंकल एंड इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, सुपीरियर जो सेरिबेलर पेडंकल्स हैं दोनों पेयर निकलते हैं, वो मिड ब्रेन से जोड़ रहे हैं। मिडिल वाले पॉन से जोड़ रहे हैं और इंफीरियर वाले मेडुला से जोड़ रहे हैं। इसका मतलब सेरिबेलम जो है वो पेयर्ड नर्व ट्रैक्ट और सेरिबेलर पेडंकल्स के साथ मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला से जुड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें आपको इसलिए बताई हैं कि आगे जब मैं आपको लिखाऊंगा तो आपको समझने में आसानी होगी। डायग्राम यहाँ पे है, तो सेरिबेलम के बारे में बात करूँगा तो आपको समझ में आएगा और फिर हम उसके बारे में लिख भी लेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेरिबेलम। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका? ब्रेन का। इसमें अपने हिसाब से मैंने वो सारी चीज़ें दिखाने का प्रयास किया जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं मिड ब्रेन को। हेडिंग डाल लीजिए मिड ब्रेन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मिड ब्रेन। जैसा कि आपको बताया था कि मिड ब्रेन जो होता है ना, वो शुरू होते ही ख़त्म हो जाता है, छोटा सा होता है। मिड ब्रेन में दो ही चीज़ें हैं, एक कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्री का मतलब ये होता है फोर से, फोर सॉलिड लोब्स होते हैं, उसे हम कहते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसमें से दो सुपीरियर कॉलिकुलाए और दो इन्फीरियर कॉलिकुलाए, दो लोब्स हैं, दो सुपीरियर कॉलिकुलाए, दो इन्फीरियर कॉलिकुलाए। और इनका काम क्या होता है? देखिए, जो सुपीरियर कॉलिकुलाए होते हैं वो इम्पल्स रिसीव करते हैं फ्रॉम आइज एंड मसल्स ऑफ हेड एंड दे कंट्रोल विजुअल रिफ्लेक्स। whereas the inferior colliculi they receive impulse from ear and muscles of head and they control the auditory reflex। तो इनका काम यही है। अब आप सोचो कि इतना छोटा सा काम, इस काम के लिए पूरा एक मिड ब्रेन दिया गया है, क्योंकि दूसरे पार्ट का भी ये थोड़ा सा ही काम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहीं से आवाज़ आती है तो आप खट से आपका सर मुड़ जाता है तुरंत उस तरफ, क्योंकि हेड नेक की मसल्स रिस्पॉन्ड करती है, मिड ब्रेन को एक्टिवेट करता है और तुरंत आप वहाँ देखते हैं कि कोई इमरजेंसी तो नहीं है। और अगर मान लीजिए वहाँ बम फट रहा है और तेज़ी से नहीं देखा आपने, तब तक तो आप भी उड़ जाएंगे। या कोई तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, चीखता हुआ, आपने देखा और जल्दी से भाग गए आप, तो ये आपको बचाता है। केवल ऑडिटरी नहीं, विजुअल रिफ्लेक्स भी। कान में आवाज़ आई, उस तरफ आपने कंसंट्रेट किया, प्लस आंखों से देखा, बहुत तेज़ी से आपका सर घूमा ऐसा बहुत तेज़ी से होता है। स्पेशली मैं आपको एक और एग्जांपल दूं अगर समझाने के लिए, तो आपको बेटर समझ में आएगा। आप रोड क्रॉस कर रहे थे, अचानक से ची से करके कार रुकी आपके सामने। रुकते हुए भी वो आपको उड़ा सकती है कार, क्योंकि ब्रेक लगता है तो टाइम लगता है। वो चीज़ अगर आपने खट से देखा पीछे मुड़ के और आप तुरंत कूद गए, कई बार या हर आदमी की लाइफ में कभी ना कभी
ये इंस्टेंस ज़रूर हुआ होगा कि उसके इसी विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स ने उसको बड़े एक्सीडेंट से बचा लिया, या बहुत बड़ा नहीं, सीवियर, तो भी एक्सीडेंट से बचा लिया। वो लड़ने वाला था, वो कार से टकराने वाला था, बाइक से टकराने वाला था। मैं तो खुद 8-10 बार बचा हुआ हूँ कि मुझे चोट भी नहीं आई इन्हीं विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स से। यही काम मिड ब्रेन का है। तो मिड ब्रेन का भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। कि सुपेरियर कॉलिकुलाई क्या करता है, अगर आप चाहें तो पूरी बात लिख सकते हो, वरना शॉर्ट में लिखोगे तो आपको रिवाइज करने में आसान होगा। कि इट रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम आई एंड मसल ऑफ हेड एंड कंट्रोल विजुअल रिफ्लेक्स। ये क्या करता है कि सर को घुमाता है, गर्दन को घुमाता है, ताकि आप आई को फोकस कर सकें देखने के लिए। और इन्फीरियर कॉलिकुलाई वो इम्पल्स रिसीव करता है ईयर और मसल ऑफ हेड से, ताकि आप कान को उस तरफ घुमाएं ताकि आप आवाज़ सुन सकें जिस दिशा से आवाज़ आ रही है। आप कहोगे कि साउंड तो हर डायरेक्शन में इक्वली ट्रेवल करती है, बात बिल्कुल सही है, पर सेम डायरेक्शन में अगर कान लगाएंगे तो ज़्यादा सुनाई देगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर डायरेक्शन में आती है, दैट्स द राइट थिंग, पर उस डायरेक्शन की तरफ जब आप कान को पॉइंट करते हो तो ज़्यादा वाइब्रेशंस को आप कैच कर पाते हो, इसीलिए आपको ज़्यादा सुनाई देता है। ऑल दो साउंड हर डायरेक्शन में लगभग वैसे ट्रेवल करती है। देन ऑल्सो दूसरा पार्ट होता है मिड ब्रेन का क्रूरा सेरिब्री, जिसे सेरिब्रल पेडंकल भी कहते हैं। ये दो जो है ना हैवी नर्व ट्रैक्ट्स हैं, तो आप लिख सकते हो क्रूरा सेरिब्री, ट्रू हैवी नर्व ट्रैक्ट्स जो मिड ब्रेन से निकलते हैं, और ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करते हैं। और इनका काम होता है इधर की उधर करना। कई लोग होते हैं ना इधर की उधर करते हैं, उधर की इधर करते हैं, ये वही करते हैं। एक थैलेमस था जो इधर की उधर करता था, दैट मीन्स वो हाइंड ब्रेन से फोर ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन लाता था। पर ये जो हैं ये इधर की उधर करते हैं, इसका मतलब दे ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फोर ब्रेन टू हिंड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन टू फोर ब्रेन। ये इंफॉर्मेशन इधर की उधर, इधर उधर दोनों तरफ करते हैं, यही इनका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम आ जाते हैं हिंड ब्रेन पे। ठीक है, हिंड ब्रेन में ये 3 पार्ट्स हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। पॉन्स का जो मतलब होता है ब्रिज, क्योंकि पॉन्स ब्रिज का काम करता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये सेरिब्रम और सेरिबेलम को जोड़ कर रखता है। ये सेरिबेलम से इंफॉर्मेशन सेरिब्रम को पहुंचाता है। तो एक तरह से ये सेरिबेलम और सेरिब्रम के बीच का कनेक्टिंग लिंक या ब्रिज होता है जो दोनों को जोड़ के रखता है। ठीक है, तो इसीलिए पॉन्स को कहते हैं ब्रिज। इसके पास नीमोटैक्सिक सेंटर भी होता है, विच इज स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ रेस्पिरेशन। नीमोटैक्सिक सेंटर, जो कि आप रेस्पिरेशन में, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ चुके हो। एक तो ये सेरिबेलम को सेरिब्रम से कनेक्ट करता है, पहली चीज़ जो आपने लिख लिया होगा। दूसरा, इसके पास नीमोटैक्सिक सेंटर है जिसे स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ रेस्पिरेशन हम कहते हैं, वो भी इसके पास है। ठीक है, पॉन्स इसके साथ खत्म होता है। मेडुला की बात करें, मेडुला को हम कहते हैं ओब्लॉन्ग मैरो, क्योंकि मैरो पॉन्स से लेकर स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ रही है। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड वो हमारे हेड से, स्कल से बाहर निकल के आ रही है। मेडुला की अगर हम बात करें तो मेडुला आपकी डेली वेजिटेटिव एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, रोज़मर्रा की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इसका मतलब रोज़ जो हम काम करते हैं, जो काम हर समय चलता है बॉडी में, उसको गवर्न करने का काम मेडुला का है। जैसे कि क्या हर समय चलती हैं सांसें, क्या हर समय चलती है हार्ट बीट, कभी भी आप इन्हें रोक नहीं सकते। हार्ट बीट रुकेगी, आदमी हमेशा के लिए स्विच ऑफ हो जाएगा। सांसें रुकेंगी, थोड़ी देर में स्विच ऑफ हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें लगातार चलती रहनी चाहिए। अगर आप कॉशियसली या वॉलंटरली इसको रिमेंबर करोगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, आप रिमेंबर नहीं कर सकते। मेडुला इसको जो है अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। वो हार्ट बीट और रेस्पिरेशन दोनों को कंट्रोल करता है। प्लस उसके पास वोमिट सेंटर भी होता है। जो वोमिट आ जाती है, अगर स्टमक में कंटेंट गड़बड़ चला गया या ज़्यादा हो गया, खासकर छोटे बच्चों में, तो पूरा का पूरा कंटेंट बाहर आ जाता है रिवर्स पेरिस्टैल्सिस से। उसका सेंटर भी मेडुला के पास होता है। तो ये बात ज़रा लिख लीजिए, मेडुला हैज़ कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर एंड वोमिट सेंटर। मेडुला हैज़ कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर एंड वोमिट सेंटर। ये मेडुला के पास तीनों सेंटर होते हैं। इसके अलावा जो मेडुला का रूफ है वो नॉन नर्वस होता है। मेडुला का रूफ वो नॉन नर्वस होता है। इसका मतलब उसका कोई नर्वस फंक्शन नहीं होता। जैसे एपिथैलेमस, वो नॉन नर्वस रूफ था थैलेमस का, और वो एंटीरियर कोराइड प्लेक्सस बनाता था, वैसे ही मेडुला का रूफ नॉन नर्वस है
और वो इंटीग्रेट करता है पायामीटर के साथ और बनाता है क्या, पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस, जो कि CSF का सिक्रेशन करते हैं। इस बात को लिख लीजिए ज़रा। द नॉन नर्वस रूफ ऑफ मेडुला, द नॉन नर्वस रूफ ऑफ मेडुला integrates with pyometer, integrates with pyometer to form posterior choroid plexus, to form posterior choroid plexus which secretes CSF, posterior choroid plexus which secretes CSF, जो CSF का सिक्रेशन करता है। केवल इतना ही नहीं, मेडुला के रूफ में 3 ओपनिंग होती हैं। रूफ ऑफ मेडुला इज 3 ओपनिंग्स, इसकी छत पे 3 ओपनिंग होती हैं। 2 साइड में होती हैं जिन्हें लेटरल ओपनिंग कहते हैं, फोरामिना ऑफ लश्का जिनका नाम है, और एक बीच में ओपनिंग होती है, फोरामिना ऑफ मैगेंडिया। सो रूफ ऑफ मेडुला इज 3 ओपनिंग्स, अ पेयर ऑफ लेटरल ओपनिंग दैट मीन्स 2 लेटरल ओपनिंग्स दैट इज फोरामिना लश्का एंड 1 मीडियन ओपनिंग दैट इज फोरामिना मैगेंडिया। अब ये उसकी छत में जो ओपनिंग है वो किस लिए होती हैं, ताकि जो CSF बन रहा है यहाँ पोस्टीरियर कोरॉइड प्लेक्सस से, वो इस छत से निकल के सब एरेक्नॉइड स्पेस में चला जाए। सब एरेक्नॉइड स्पेस में ही CSF फ्लो करता है, तो यहाँ जो CSF बनता है वो इन ओपनिंग से निकल के सब एरेक्नॉइड स्पेस में चला जाता है, दैट इज़ CSF। ठीक है, CSF वहाँ चला जाता है। तो ये बात हो गई मेडुला की। अब बात करते हैं सेरिबेलम की। अभी हमने बहुत सारी बातें सेरिबेलम के बारे में की, उसके स्ट्रक्चर के लिए एग्जैक्टली मैंने डायग्राम बनाया था। ये जो डायग्राम अभी मैंने बनाया था वो मेनली इसलिए था कि आप फोर ब्रेन को समझ जाएं, लिम्बिक सिस्टम की जगह समझ जाएं, बेसल गैंग्लिया को समझ जाएं, डायनसेफ्लॉन मिड ब्रेन की पोजीशन को समझ जाएं, मेडुला और पॉन्स को। मगर सबसे बड़ी बात ये थी उस डायग्राम के पीछे कि आप सेरिबेलम के स्ट्रक्चर को समझ जाए, वरना मुझे यहाँ दोबारा बनाना पड़ता। अब मैंने वहाँ बना दिया और आपको समझा दिया, तो आप जानते हैं सेरिबेलम में क्या क्या चीज़ें थी। सबसे पहली बात कि सेरिबेलम वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। दूसरी बात, उसमें ग्रे मैटर आउटसाइड है, वाइट मैटर इनसाइड है। ग्रे मैटर की 3 लेयर हैं और उन 3 लेयर में से जो मिडिल लेयर है उसमें कैरेक्टरिस्टिक फ्लाश शेप सेल्स हैं, विच आर वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑल न्यूरॉन्स एंड दे आर नोन एज परकिंजे सेल्स। उन न्यूरॉन्स को हम परकिंजे सेल्स कहते हैं। इसके अलावा ये 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है और दोनों सेरिबेलर हेमिस्फीयर के बीच में वॉर्म लाइक जगह है जिसे हम कहते हैं वर्मिस। वॉर्म लाइक स्पेस क्या कहते हैं, वर्मिस। प्लस इसमें से सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स निकलते हैं। पेडंकल्स जो कि पेयर्ड होते हैं, इसका मतलब 2-2 होते हैं। ठीक है, superior, middle and inferior cerebellar peduncles. Superior joins the cerebellum with midbrain, middle joins with pons and inferior joins with the hindbrain. ये इनके साथ ज्वाइन करके रखता है। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को हम लिख लेते हैं। तो ज़रा इस बात को लिखिए, सेरिबेलम के बारे में कुछ बातें, फिर और बातें बताते हैं। सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। Second largest part of brain. Just like cerebrum, it has gray matter on outside and gray matter on outside and white matter inside. And white matter inside. फुल स्टॉप। आगे लिखिए। द ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। द ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। द मिडिल लेयर कंटेन्स कैरेक्टरिस्टिक फ्लैश शेप्ड न्यूरॉन्स, कैरेक्टरिस्टिक फ्लैश शेप्ड न्यूरॉन्स known as Purkinje cells, known as Purkinje cells. They are one of the most complex of all neurons. They are one of the most complex of all neurons. They are one of the most complex of all neurons. Purkinje cell one of the most complex होते हैं और न्यूरॉन्स के। आगे लिखिए, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन। The gray and white matter forms tree-like organization. The gray and white matter forms
tree like organization known as arbor vitae, known as arbor vitae, वो आपने डायग्राम में लिखा हुआ है, known as arbor vitae, full stop. Next line. Just like cerebrum, it is divided into two cerebellar hemisphere. Just like cerebrum, it is divided into two cerebellar hemisphere. The middle layer or the middle region is worm-like. The middle region is worm-like, known as vermis. The middle region is worm-like, known as vermis. जो मिडिल रीजन है वो वॉर्म लाइक होती है एंड इट इज़ नोन एज वर्मिस, उसको हम कहते हैं वर्मिस. ठीक है, फुल स्टॉप. इसके अलावा 3 ये पेडंकल्स होते हैं, उनके बारे में भी लिख लेते हैं. ठीक है, लिखिए. 3 पेयर्ड नर्व ट्रैक्ट्स, 3 पेयर्ड नर्व ट्रैक्ट्स runs from cerebellum to midbrain, pons and medulla to, फिर से लिख लीजिएगा. 3 paired nerve tracts runs from cerebellum to midbrain, pons and medulla. They are superior cerebellar peduncle, middle cerebellar peduncle and inferior cerebellar peduncles respectively. ठीक है, फुल स्टॉप. तो ये बात हो गई किसकी, सेरिबेलम के स्ट्रक्चर के बारे में. अब काम क्या है वो ज़रा देखें. तो देखिए, सेरिबेलम जो है ना वो मोशंस को इनिशिएट नहीं करता, वो सेरिब्रम करता है, मगर उन्हें कंट्रोल करने का काम सेरिबेलम करता है. जब आदमी ड्रंक होता है, अल्कोहल पीता है, तो सबसे ज़्यादा जो रीजन इफेक्ट होता है सेरिबेलम. वो अपने पैर उठाता तो है, क्योंकि उठाना इनिशिएट करना, या हाथ उठाता तो है, उसे इनिशिएट करना सेरिब्रम का काम है, बड़े भाई का. छोटे भाई का काम क्या है, उनको संभाल के सही जगह पे रखना. पैर उठाना अलग बात है, सेरिब्रम ने उठाया, पर सही जगह पे रखा, ये सेरिबेलम का काम है. हमने हाथ उठाया सही से और मुझे यहाँ टच करना है, ये हेड जो रीजन लिखा हुआ है, मैं वहाँ पहुँच गया, तो उठाना सेरिब्रम का काम है. बिल्कुल सही जगह पे पहुँचे बताने के लिए ये सेरिबेलम का काम है. मतलब मेरा सेरिबेलम सही से काम कर रहा है, मैं हेड को ही पॉइंट कर रहा हूँ बार बार जहाँ हेड लिखा हुआ है. पर अगर कोई ड्रंक पर्सन हो तो उठाएगा हाथ और बताएगा हेड 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 हेड, उसका हाथ सही से पहुँचेगा ही नहीं. स्विच ऑन करना है और स्विच के अगल बगल से निकल जाएगा, उसके पास नहीं पहुँचेगा, बिकॉज सेरिबेलम इज अफेक्टेड द मोस्ट बाय अल्कोहल. इसका मतलब सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स करता है मूवमेंट को. प्लस सीधे खड़े रहने में भी सेरिबेलम, एकदम सीधे खड़े हैं, सेरिबेलम इसको कंट्रोल कर रहा है. और ड्रंक पर्सन होगा, सेरिबेलम उसका अफेक्टेड होता है, बहुत हैवीली ड्रंक है, तो सीधा खड़ा होगा तो ऐसे ही रहेगा. प्लस वॉलंटरी मसल कंट्रोल में रहेंगी. कोई पूछेगा क्यों पी रखी है, क्या कहाँ पी रखी है, ही और शी विल से लाइक दिस. दोनों के लिए कहा जा सकता है ही और शी. तो यहाँ जो कंट्रोल नहीं हो रहा वॉलंटरी मसल्स पे, स्केलेटल मसल्स पे, वो इसीलिए क्योंकि सेरिबेलम इज अफेक्टेड मोस्ट बाय द अल्कोहल. तो इतने से आप समझ गए होंगे क्या बताना चाहा मैंने, कि सेरिब्रम इनिशिएट्स द मूवमेंट बट सेरिबेलम कंट्रोल्स द मूवमेंट और मॉड्यूलेट्स द मूवमेंट. वो मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. पैर उठाना, हाथ उठाना, वो सेरिब्रम इनिशिएट कराएगा, मगर सही जगह पे पहुंचाना ये सेरिबेलम का काम है. ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो वॉलंटरी हमारे रिस्पॉन्सेज हैं सेरिब्रम के, वो चीज़ों को इनिशिएट करते हैं, इमोशंस को. वॉलंटरी हम उठाते हैं, मगर सेरिबेलम इनवॉलंटरी उसको सही जगह पे ले जाता है. हमने उठाया और भाई क्या हाल चाल है, और हमें कुछ खाना है, हमने ऐसे किया और प्लेट से ऐसे निकाल लिया, तो बहुत कॉशियसली नहीं करना पड़ता कि निशाना लगाना पड़ता है एकदम कुछ निकालना है, क्योंकि सेरिब्रम अनकॉन्शियस डायरेक्शन देता है और उससे ही आदमी सही से करता है. पैर उठा के हर बार देखना नहीं पड़ता कि तुम सही जगह पड़े, कहीं इधर उधर एंगल ना गड़बड़ हो जाए. आप पैर उठाते हो और चलते चले जाते हो आराम से. आप चलते चले जाते हो क्योंकि सेरिबेलम के अनकॉन्शियस डायरेक्शन उसको कंट्रोल करते हैं. तो ज़रा इस बात को लिखिए, सेरिब्रम इनिशिएट्स द मूवमेंट बट सेरिबेलम कंट्रोल्स और मॉड्यूलेट्स देम. तो आप इसे दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हो, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन लिखिएगा,
cerebellum's unconscious directions, cerebellum unconscious directions and cerebrum conscious instructions determine how and when to move body parts. Determine how and when to move body parts. Determine how and when to move body parts. ठीक है, तो ये बात हो गई डियर किसकी, सेरिबेलम की. ठीक है, ब्रेन स्टेम देखते हैं. ब्रेन स्टेम क्या होता है हेडिंग डाल लीजिए, ब्रेन स्टेम. डायनसेफलॉन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो जगह होती है, जो ब्रेन का पार्ट होता है, उसे ब्रेन स्टेम कहते हैं. इसमें सेरिबेलम इंक्लूड नहीं होता बस. तो ब्रेन स्टेम में लिख लीजिए, ब्रेन स्टेम लिखिए, पार्ट ऑफ ब्रेन बिटवीन डायनसेफलॉन एंड स्पाइनल कॉर्ड. पार्ट ऑफ ब्रेन बिटवीन डायनसेफलॉन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज ब्रेन स्टेम. इसके पहले की क्लिप में आपने देखा भी होगा, मैंने ब्रेन स्टेम लिखा हुआ था और ये बात भी लिखी हुई थी उसमें. इसका मतलब कि ब्रेन स्टेम में आता है मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, क्योंकि सेरिबेलम इसमें इंक्लूड नहीं होता. तो आगे लिखिए फुल स्टॉप. इट इंक्लूड्स मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला. मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला. तो एक्चुअली क्या होता है ना कि ये कनेक्टिंग लिंक है एक तरह से, जो आपका फोर ब्रेन है और जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो बॉडी के साथ कनेक्टिंग लिंक बनते हैं ब्रेन स्टेम और बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं. फॉर एग्जांपल लिम्बिक सिस्टम ब्रेन स्टेम हाइपोथैलेमस के साथ मिलके हमारे मूड को, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है. तो ब्रेन स्टेम आपने जान लिया क्या क्या चीज़ें होती हैं. अब ये दो चीज़ें जानते हैं यहाँ पर, दैट इज़ वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन और फिर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, ताकि हमारा सीएनएस ख़त्म हो जाए इसी के साथ. ये दो चीज़ें पढ़ेंगे तो सीएनएस विल बी कंप्लीटेड. वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन का क्या मतलब है, ब्रेन के बीच में जो खाली जगह होती है, असल में ब्रेन पूरा बना हुआ है पर उसके बीच बीच में खाली जगह होती है, उसी को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं. और उसके अंदर सीएसएफ फ्लो करता है. क्या फ्लो करता है, सीएसएफ. ये वेंट्रिकल हैं ब्रेन के और इसके अंदर फ्लो करेगा सीएसएफ. सीएसएफ दैट फ्लोज इन वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन. ये ब्रेन वेंट्रिकल्स में सीएसएफ का फ्लो हो रहा है और स्पाइनल कैनाल में भी सीएसएफ का फ्लो होगा. ठीक है, ये सीएसएफ शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, पहली बात. दूसरी बात, ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी ब्रेन को सप्लाई करता है, पर मेन काम इसका है शॉक एब्जॉर्बर का काम करना. अंदर ये लिक्विड की लेयर है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है. अब वेंट्रिकल्स की अगर हम बात करें, जो फर्स्ट वेंट्रिकल होता है, पहला खाली जगह जो होता है, वो ह्यूमन में नहीं होता, उसे हम कहते हैं राइनोसील. फर्स्ट वेंट्रिकल इज नोन एज राइनोसील विच इज़ एब्सेंट इन ह्यूमन ऑल्दो इट इज़ प्रेजेंट इन रैबिट. अगर हम बात करें तो ये राइनोसील जो है ना डियर, वो रैबिट फ्रॉग में प्रेजेंट होती है. रैबिट हम बोल रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉग. ठीक है, फ्रॉग में राइनोसील प्रेजेंट होती है. राइनोसील ऑल्फैक्टरी लोब में होती है, फ्रॉग के वहाँ प्रेजेंट होती है, बट इट इज़ एब्सेंट इन ह्यूमन्स एंड सम अदर मैमल्स. तो मैमल्स में भी एब्सेंट है, ह्यूमन में एब्सेंट है. ह्यूमन में सेकेंड वेंट्रिकल से चालू होता है. सेरिब्रम के बीच में जो खाली जगह है, इसे हम कहते हैं लेटरल वेंट्रिकल या सेकेंड वेंट्रिकल. ठीक है, फिर जो ये डायनसेफलॉन है उसके बीच में खाली जगह, उसे हम कहते हैं थर्ड वेंट्रिकल या डायोसील. डायोसील क्यों, क्योंकि ये डायनसेफलॉन के अंदर है, तो नाम उसी से पड़ गया डायोसील. याद रख सकते हैं, कोई इसमें भूलने की बात नहीं है. डायनसेफलॉन के अंदर डायोसील, ये थर्ड वेंट्रिकल है, और सेकेंड वेंट्रिकल लेटरल वेंट्रिकल. सेकेंड और थर्ड वेंट्रिकल ये कनेक्ट होते हैं इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन से. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. देखिए, सेकेंड वेंट्रिकल क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, वो पता होना चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा ये पता होना चाहिए कि सेकेंड और थर्ड किससे कनेक्ट हो रहे हैं और थर्ड और फोर्थ किससे कनेक्ट हो रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और रिसेंटली ही ये नीट में जब वो IPMT था उसमें पूछी गई थी ये बात भी. ठीक है, तो सेकेंड वेंट्रिकल इज कनेक्टेड टू थर्ड वेंट्रिकल, दैट इज डायोसील बाय इंटर वेंट्रिकुलर
foramen. By interventricular foramen, this is also known as foramen of Monro. इसी को foramen of Monro भी कहते हैं, इसी को foramen of Monro भी कहा जाता है. तो interventricular foramen और foramen of ventro connect second ventricle with the third ventricle. Now this is fourth ventricle. थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल. फोर्थ वेंट्रिकल किसके अंदर है? अगर आप देखिए पॉन्स और मेडुला के अंदर है. ये पॉन्स, ये मेडुला, उसके अंदर है ये. ठीक है. तो फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल किससे कनेक्टेड है? ज़रा वो देखिए. आइटर, या उसी को एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस कहते हैं, या उसी को सेरेब्रल एक्विडक्ट कहते हैं. ये डक्ट मिड ब्रेन के बीच में से क्रॉस होता है, इसीलिए मिड ब्रेन में सॉलिड लोब है, क्योंकि मिड ब्रेन में कोई वेंट्रिकल नहीं है, बहुत बड़ी खाली जगह नहीं मिड ब्रेन में, केवल एक डक्ट पास हो रहा है ऐसे. तो अगर ये एक डक्ट पास हो रहा है तो इसको आप सॉलिड कहोगे या हॉलो? सॉलिड ही कहोगे ना, ज़रा सी जगह है. बाकी सब तो ऐसे हैं, ये हटा दीजिए, बाकी सब तो ऐसे हैं. सेरिब्रम ऐसा है, हॉलो है अंदर से. पर मिड ब्रेन में सॉलिड 4 लोब्स होते हैं, कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना, बट अ डक्ट पासेस फ्रॉम मिड ब्रेन. दिस डक्ट इज नोन एज आइटर और एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस या सेरेब्रल एक्विडक्ट, and this duct connects the third ventricle with the fourth ventricle. Fourth ventricle is known as metacele. It is present in pons and medulla. pons और medulla के बीच में है. बाहर cerebellum भी दिखाई दे रहा है आपको. और ये spinal cord है, उसके अंदर ये spinal canal है. Actually ये जो है ये spinal cord है, और बीच में जो ये खाली जगह है ये spinal canal है. ठीक है. इसके अंदर भी CSF का फ्लो हो रहा है जो आपको दिखाई दे रहा है. राइट. तो ये बात हो गई वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन के एंड फंक्शन ऑफ CSF. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड का एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है. अब स्पाइनल कॉर्ड है क्या? स्पाइनल कॉर्ड ये मेडुला से आगे का पोर्शन है CNS का जो रन करता है, और ये स्कल में से निकल के बाहर आती है, और ये वाइट कलर की सिलेंड्रिकल अराउंड 45 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है. दिस इज नोन एज स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. स्पाइनल कॉर्ड के क्रॉस सेक्शन को अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि सेरिब्रम और सेरिबेलम में ग्रे मैटर आउटसाइड था, वाइट मैटर इनसाइड, पर यहाँ उल्टा मिलेगा. इन स्पाइनल कॉर्ड वाइट मैटर इज आउटसाइड वेयर एज ग्रे मैटर इज इनसाइड. वाइट मैटर आउटसाइड है और ग्रे मैटर कहाँ है? इनसाइड, बाहर वाइट मैटर, अंदर ग्रे मैटर, जो कि उल्टा है सेरिब्रम और सेरिबेलम के हिसाब से. ये वाइट मैटर जो है ना वो फिनिकुलस बनाते हैं, जैसे ये लेटरल फिनिकुलस, ये वेंट्रल फिनिकुलस, ये डॉर्सल फिनिकुलस, ये लेटरल फिनिकुलस. लिख दिया है, पर नोबडी इज़ गोइंग टू केयर अबाउट द फिनिकुलस. कोई पूछता नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या होता है. इसके अलावा आप अगर वाइट मैटर में देखो तो यहाँ पे एंटीरियर मीडियन फिशर बन रहा है. ये फिशर है, यहाँ उतना बड़ा नहीं है गैप, तो इसे पोस्टीरियर मीडियन सल्कस कहते हैं. ठीक है. और ग्रे मैटर जो है वो 2 तरह की हॉर्न्स बनाता है. एक या रूट गैंग्लियन बनाता है, दिस इज डॉर्सल रूट गैंग्लियन, इसको हम डॉर्सल हॉर्न भी कहते हैं, या इसे पोस्टीरियर हॉर्न भी कहते हैं. ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग डॉर्सल पढ़ रहते हैं, पोस्टीरियर नहीं पढ़ते, और बाद में समझ नहीं पाते एग्जाम में. और रिसेंटली ही AIPMT ने इस बात को पूछ लिया, उसने डॉर्सल रूट गैंग्लियन या वेंट्रल रूट गैंग्लियन न देके एंटीरियर और पोस्टीरियर ऑप्शन में दिया था. एक्चुअली डॉर्सल रूट गैंग्लियन इज ऑल्सो नोन एज पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन और पोस्टीरियर हॉर्न. दिस इज सेंसरी इन फंक्शन. इसका फंक्शन क्या होता है? सेंसरी. एग्जाम में पूछ लिया कि जो मोटर फंक्शन है वो कौन से रूट गैंग्लियन का होता है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, और आपने डॉर्सल वेंट्रल पढ़ा हुआ है, ये वेंट्रल वो डॉर्सल, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे. आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वेंट्रल रूट गैंग्लियन इज एंटीरियर हॉर्न या एंटीरियर रूट गैंग्लियन, वो एंटीरियर इन पोजिशन होता है और उसका फंक्शन होता है मोटर. डॉर्सल रूट गैंग्लियन इज पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन और डॉर्सल हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न, कुछ भी कहिए आप, मतलब डॉर्सल पोस्टीरियर एक है, उसको रूट गैंग्लियन कहिए, हॉर्न कहिए, और वेंट्रल और एंटीरियर एक है. ये सेंसरी इन फंक्शन है. ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस क्रॉस सेक्शन में. इससे इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं है,
कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन और पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन इज सेंसरी इन फंक्शन, वेरएज वेंट्रल रूट गैंग्लियन और एंटीरियर रूट गैंग्लियन और हॉर्न, उसे हॉर्न भी कहते हैं, सींग जैसा बना होता है, दे आर मोटर इन फंक्शन। तो आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि मोटर किसका फंक्शन है और सेंसरी किसका फंक्शन होना चाहिए यहाँ पर। और स्पाइनल कॉर्ड को तो आप जानते ही हैं, मैनेजेस में आपको पढ़ाया ही मैंने कि स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे टर्मिनेट करती है और उसके बाद केवल मैनेजेस रन करती हैं। यू ऑल नो दैट थिंग, वो बात वहीं पे मैंने आपको लिखवा दी थी। तो ये इस तरह से ख़त्म होता है हमारा सीएनएस ख़त्म होने के बाद अब हम पढ़ेंगे पहले क्रेनियन नर्व्स, फिर स्पाइनल नर्व्स और फिर रिफ्लेक्स एक्शन और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तब ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है।